कि दो भिन्नों का तुलना हम कैसे करते हैं। दो भिन्नों का तुलना करना मतलब यह बताना कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, एक दूसरे के कितने गुने के बराबर है, कौन सा भाग है, यह सब बताना तुलना करना कहलाता है। तो आज हम इस सदन में पहले भिन्नों के प्रकार पर चर्चा कर लें, फिर भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। आंशिक रूप से पिछले सदन में इसकी चर्चा हुई है। तो हम इस सदन में विधिवत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि हम दो या दो से अधिक भिन्नों का तुलना कैसे करेंगे। पहले ये बात मान लीजिए कि हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार जो है वह सब तुलनात्मक संसार है। हम एक कॉम्परेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। अगर हमारे पास तुलना करने का आइडिया नहीं होता तो हम इस दुनिया में रह ही नहीं पाते। हमारी आवश्यकता है इस बात को जानना कि हमारा विद्यालय हमारे घर से कितना दूर है। हमारी आवश्यकता है इस बात को जानना कि हमारे विद्यालय से अलग अलग जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो कितना दूर है। जब दूरियों की हमें पता चलती है तब हम चयन कर पाते हैं कि कौन सा विद्यालय में अपना नाम लिखवाएं। हमें यह जानना जरूरी है कि आज हमारे विद्यालय में बच्चों की कितनी उपस्थिति रही, तो फिर यहाँ पर तुलना करने की आवश्यकता है। हमें यह जानना है कि हमें जो है तो कितनी सब्जी मार्केट से खरीदना है, तो यहाँ भी तुलना करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इस अनंत ब्रह्मांड में सफर करना है तो हमें तुलना करने की आवश्यकता पड़ेगी कि यहाँ से कितना दूर है, जो स्पेस क्राफ्ट ले जाएगा उसका स्पीड क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। अगर तुलना करने का आइडिया हमारे पास नहीं होता, हम मनुष्यों के पास नहीं होता, तो आज दुनिया इतनी विकास नहीं करती। इस बातों से सिद्ध होता है कि तुलना करना हमारी प्राकृतिक मजबूरी है। तुलना के द्वारा ही हम तय कर पाते हैं कि इस संसार में अपने आप कैसे एडजस्ट करेंगे किसी भी अर्थों में। ओके, हेलो पिंटू, अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ, माइक प्रैक्टिस करेगा। तो हम कैसी दुनिया में रहते हैं? हम वैसी दुनिया में रहते हैं जहां पर तुलना करना हमारा मजबूरी है, हमारा प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, हमारी आदत है और हमारी आवश्यकता है। वैसे लोग कहते हैं कि तुलना नहीं करना चाहिए किसी से। नहीं, तुलना हो सकता है कि तुलना किन अर्थों में नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलना करना हमारा स्वभाव है। हम तुलना कर भी लेते हैं और तुलना हम करते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता है। क्या साथ साथ चलने वाला दोस्त, तुम्हारे साथ रहने वाला फ्रेंड के बारे में तुम तुलना नहीं किए हो कि मैं उससे ज्यादा लंबी, मैं उससे ज्यादा छोटी, मैं इस तरह की तुलना करते हो कि नहीं करते हो? आप कर लेते हो, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं एक ऐसी संसार है, तुलनात्मक संसार है, कंपैरेटिव वर्ल्ड। इन व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी लिव? वी लिव इन
ए कॉम्परेटिव वर्ल्ड। इसलिए तुलना करना हमारा स्वभाव है, तुलना करना हमारा आवश्यकता है। ओके, कैसे पता जाएगा कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है? कैसे बताया जाएगा कौन किससे भारी है, कौन किससे हल्का है? इन बातों को हमें जानना जरूरी है, और जब इन बातों को जानना जरूरी है तो तुलना करना भी जरूरी है। तो गणित में तुलना दो प्रकार से होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि तुलनात्मक दुनिया है। यहां जो भी कहते हैं, आज आपने कहा कि उपस्थित बच्चों की संख्या 150 है, तो आपने तुलना किया, पहले एक माना और वह एक कितनी बार आया है, मतलब वहां इकाइयों से तुलना किया, इकाइयां कितनी बार। तुलना करने का दो तरीका, अगर ए और बी के बीच में तुलना कर रहा है तो ए बी से कितना ज्यादा है यह भी तुलना है, और ए बी के कितने गुने के बराबर है ये भी एक प्रकार का तुलना है। इसलिए गणित में तुलना दो प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर आपको यह कहने जा रहे हैं कि भिन्न संख्या क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ बोल दिए। मोटा मोटी भिन्न संख्या क्या है? जब दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में जब किसी नई संख्या के बारे में विचार करते हैं तब उस नई संख्या को कहते हैं कि भिन्न संख्या है। अर्थात भिन्न संख्या क्या है? दो संख्याओं के संदर्भ में, दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में, दो संख्याओं के रिफरेंस लेते हुए जब किसी संख्या को हम देखते हैं तो वह संख्या भिन्न संख्या कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, बहुत अच्छा, मैं यहां पर डॉट लगाया, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि यह डॉट बोर्ड के सरफेस पर कहां है, आपको बगैर वहां से आए हुए बताना है कि यह कहां है। तो इसको बताने के लिए आपको दो रिफरेंस लाइन की आवश्यकता होगी, और दोनों रिफरेंस लाइन क्या होंगे? एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यह किनारा और यह किनारा म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इस डॉट का पोजीशन बताने के लिए आपको यह बताना होगा कि इस से कितना दूर और इससे कितना दूर। अगर हमें मालूम है कि इससे यह 4 मीटर दूर है और इस किनारा से यह 5 मीटर दूर है, तब इस बिंदु का स्थिति एग्जैक्टली बताई जा सकती है कि इस सरफेस पर वह कहां है। अर्थात यहां पर इस डॉट का पोजीशन बताने के लिए आपने यह किनारा और यह किनारा को आपने रिफरेंस के रूप में लिया, अर्थात इन दो किनारों के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है। ओके, जैसे मैं पूछूं कि मैं कहां हूं, तो यह मीनिंगलेस है। मैं कहां हूं, लेकिन मैं कहूं कि मैं इस दीवार से 1 मीटर उत्तर दिशा में हूं, तब हमारा पोजीशन बताने के लिए दीवार का सहारा लिया और फिर दीवार से आप कितना दूर है, दो बातों को जाना। इन द सेम वे, जैसे यहां पर पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए दो म्यूचुअल जो परपेंडिकुलर या जो एज है इसका रिफरेंस लेकर के इसका पोजीशन को बता रहा है। इन द सेम वे, जब किसी संख्या को दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में बताई जाती है तब वह संख्या भिन्न संख्या कहलाता है। अंडरस्टैंड? ओके, तो यहां पर जरा समझे, जब मैं बोलता हूं 2/4, 5/6, 7/8, तो क्या यह अकेली संख्या को डिनोट करता है कि दो संख्याओं को? यह दो संख्याओं के बदले में आया है। यह कोई यूनिक नंबर को डिनोट करता है कि दो संख्याओं को डिनोट करता है? क्या यह जो पूरा संख्या है यह
यूनिक नंबर को डिनोट करता है कि दो संख्याओं को डिनोट करता है? यूनिक नंबर। यहाँ पर जो नंबर है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको बताने के लिए दो संख्या आपने लिया, 2 और 4। 2 और 4 के रिफरेंस लेकर के जो संख्या बताई जा रही है वह 2 से भी भिन्न है और 4 से भी भिन्न है। यह जो संख्या है 2/4, 2/4 इज नाइदर 2 नॉर 4। 2/4 is completely different from 2/4। ओके, या जैसे डॉट के स्थिति में इस किनारा और इस किनारा के सापेक्ष इसकी स्थिति बताई गई, उसी प्रकार जो संख्या रहा होगा उस संख्या का स्थिति 2 और 4 के सापेक्ष बताई जा रही है। ओके, तो यह संख्या न तो 5 है न तो 6 है, यह 5 और 6 दोनों से भिन्न है। हाँ, यहाँ पर 5 और 6 को आधार लेकर के बताई जा रही है उसकी पोजीशन को, जो नई संख्या का पोजीशन है। यहाँ पर जो नई संख्या है उसकी पोजीशन बताने के लिए किन दो संख्याओं को रिफरेंस दे रहे हैं? 7 और 8। ओके, तो जब किसी संख्या को दो संख्याओं के सापेक्ष उसकी स्थिति बताई जाए तब उस स्थिति जो बताई जाती है दो संख्याओं के सापेक्ष, उसी को तो भिन्न कहा जाता है। ओके, तो भिन्न की क्या परिभाषा होगी? दो संख्याओं के सापेक्ष बताई जाने वाली संख्या को हम भिन्न संख्या कहेंगे। ओके, तो भिन्न संख्या का एक नया डिफिनेशन हो गया, वह संख्या जो दो संख्याओं के सापेक्ष बताई जाती है, जहां पर दो संख्याओं के रेफरेंस लेने की आवश्यकता होती है। ओके, तो क्या यह संख्या जो है वो 7 है, 8 है? 7 और 8 दोनों से भिन्न है। हाँ, यहाँ पर 7 और 8 को आधार लेकर के आपको बताया गया कि वह कौन सा भिन्न है। अर्थात किसी भी संख्या को हम जब दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देखेंगे तब कहेंगे कि वह कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या है। ओके, समझ गए? चलिए, अब आप इसका मीनिंग भी जानते ही हैं कि आपके पास यह भिन्न जो है, भिन्न तो जो भी यहाँ पर होल रहा होगा, हम नहीं जानते कि कौन सी वस्तु को यहाँ संपूर्ण के रूप में ली गई है, लेकिन उसके संपूर्ण के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। और कैसे टुकड़े हैं? चौथा टुकड़ा। किसी संपूर्ण को 4 भागों में बांट देने के बाद प्राप्त कोई भी एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं? उसका चौथा भाग। यहाँ पर 5/9 मतलब उस होल के कितने खंड है? 5 खंड। जब वह होल ऐसे 9 खंडों को मिलाकर के एक संपूर्ण बनता है, अर्थात 2/4 जो है न 2 है न 4 है, 2 और 4 दोनों से भिन्न है। आप समझ गए? नहीं समझ? तो दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में जब किसी संख्या को देखा जाता है तो वह संख्या भिन्न कहलाता है। ओके, फिर मैं पूछूंगा, देखो फिगर 1 2 3, यहां पर जो ये सर्कल है या सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग वन होल ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं। ओके, अब यहां पर देखें, लिख देते हैं यहां पर, यही तुम्हारा ना एक होल है, यही ना एक संपूर्ण है जी। चलिए, अब यहां पर जरा देखो, चलिए अब आइए यहां पर इसकी कितनी मात्रा है, अमाउंट कितनी है, इसको बताने के लिए हम दो संख्याओं का सहारा लेंगे। ओके,
अब मुझे बताइए कि यह आपके पास बराबर बराबर टुकड़े कितने हैं? और जब ऐसे एक ही टुकड़े क्या है? होल है। यहां पर बराबर बराबर कितने टुकड़े हैं? और ऐसे कैसे 3 टुकड़े हैं? जब ऐसे एक ही भाग से एक होल बना हुआ है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? क्या लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे? एक। इस पूरे अमाउंट का हम नंबरिंग करने जा रहे हैं। इसमें जो अमाउंट है उसको नंबरिंग कर रहे हैं। तो बताइए कि यहां पर बराबर बराबर कितने टुकड़े हैं? 3। अब कैसे टुकड़े हैं? जैसे जब ऐसे एक ही भाग से होल बन जाता हो। तो यहां पर देखिए, तो 3/1 को आप 3 लिखते हैं। यह 3 जो होल नंबर है, इस होल नंबर को हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं? इकाई कि किससे तुलना की गई है और वह कितनी बार आई है। तो इस प्रकार जो 3 जो पूर्ण संख्या है वह उसे भिन्न के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। इस कारण 3 को हम भिन्न संख्या भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 को हम भिन्न के रूप में प्रकट कर सकते हैं। 3 को 2 संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में देखा है तो क्या लिखेंगे? 3/1। अब चलिए इसके लिए कौन सी संख्या लिखेंगे? जबकि मालूम है कि 2 भागों में बांटने के बाद यह एक टुकड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 1/2। अब ऐसे यहां पर बराबर बराबर कितने टुकड़े हैं? यहां पर 2। और कैसे 2 टुकड़े? ऐसे एक टुकड़े से। यहां पर जो 2 टुकड़े हैं वो कैसे 2 टुकड़े हैं? हाँ, जब ऐसे एक होल बनता है। ओके, तो यह दोनों को अगर मिला दे तो यह क्या हो जाता है? साइड बाय साइड अगर रख दे तो क्या होल हो जाएगा। यानी किसी संपूर्ण को 2 भाग में बांटो और उसमें से 2 भाग ले लो तो पूरा संपूर्ण ले लिया। तो यहां पर देखें, यहां पर जिस 3 को हम होल नंबर कहते थे वह यहां पर 3/1 के रूप में लिखा गया है। तो क्या होल नंबर भिन्न संख्या है? क्या पूर्ण संख्या भिन्न संख्या हो सकती है? हाँ, पूर्ण संख्याओं को भी 2 संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा जा सकता है। इस कारण सभी होल नंबर क्या है? भिन्न संख्या है। ऑल होल नंबर्स आर फ्रैक्शन। ओके, बट ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट होल। यह 1/2 तो फ्रैक्शन है लेकिन होल, लेकिन 3/1 फ्रैक्शन भी है और तो होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर यह बताता है कि जिसको आप 1 माने हैं वह 1 वैसा 1 कितने बार आया। ओके, तो इन सारे उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि किसी संख्या को जब हम 2 संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब कहते हैं कि वह संख्या भिन्न रूप में लिखा गया है ना। ओके, तो क्या होल नंबर 5 का मतलब क्या हुआ? आपके पास 5 बराबर बराबर होल है, जब वैसे एक ही पार्ट से होल बनता है। तो यहां पर 5 को 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है, 6 को भी लिखा जा सकता है। यस, आप जिसको 1 माने हैं वह 1 कितनी बार आपके हैंड में है? 6 बार। ओके, या आपके पास 6 को बराबर बराबर टुकड़े हैं, जब वैसा एक ही टुकड़ा से होल बन जाता है। ओके, तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी पूर्ण संख्याएं भिन्न संख्या होती है, या सभी पूर्ण संख्याओं को भिन्न संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है? लेकिन क्या इसका विलोम सत्य है? क्या सभी भिन्न संख्याएं पूर्ण संख्या होंगे? नो, सभी भिन्न संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो भी सकते हैं और नहीं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं भिन्न संख्याएं होते हैं। मैं एक चीज और देखो, आपको थोड़ा चेक कर लेता हूं। यह यहां पर सर्कल है
और इसको मैं दो भाग में बांटा। यहां पर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आयत, जिसको मैं दो भागों में बांटा। यहां पर सैडेड पार्ट या सैडेड पार्ट। तो चलिए इसके लिए कौन फ्रैक्शन लिखेगा? लिख दो। इसके लिए कौन फ्रैक्शन लिखेगा? चलो दोनों 1/2 है, तो क्या 1/2 और यहां का जो 1/2 है, क्या हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं? कितने लोग हैं कि जो बराबर का चिन्ह के पक्ष में हाथ उठावे? बराबर लगा सकते हैं? चलो उठ जाओ। प्लीज रेज योर हैंड इन द सपोर्ट, इन द सपोर्ट ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी। लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। चलो चलिए, अर्थात यहां पर हम खंडित वस्तु को लिख देते हैं, जिसके लिए तुमने हाफ लिखी है। इसको भी हम खंडित वस्तु को लिख देते हैं, जिसके लिए तुमने हाफ लिखी है। तो क्या यहां पर बराबर लगा सकते हैं? कितने यस और कितने नो बताओ? जाओ, तुम तो यस में आई थी। क्या आधा सर्कल आधा आयत के बराबर होंगे? नहीं सर। यस, दोनों में तो संख्यांक बराबर है, लेकिन यह हाफ ऑफ द सर्कल है और यह हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है। किसका भाग? वहां पर कौन सा होल है? यह भी, जिसको आप एक मानते हैं। अब हाथी का आधा, हाथी भी एक हो सकता है, शेर भी एक हो सकता है, बकरी भी एक हो सकता है। क्या बकरी की आधा, शेर का आधा और हाथी का आधा बराबर होंगे? नहीं। क्यों नहीं बराबर होंगे? कि सबके होल क्या है? अलग अलग। ओके, इसलिए हाफ ऑफ द सर्कल इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, फिर एक उदाहरण देखें। एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है। यह छोटा रेक्टेंगल है जिसका लंबाई 7 है, चौड़ाई 6 है। इसको मैं आधा कर दिया और इसको मैं आधा कर दिया। क्या यह दोनों पार्ट बराबर है? नहीं सर। दोनों तो रेक्टेंगल ही है। यह भी एक रेक्टेंगल है जिसका आधा, यह भी रेक्टेंगल है, लेकिन जिसके यह भाग है वह होल बराबर नहीं है। यहाँ का जो एक है वो बड़ा होल है, यहाँ पर एक है वह छोटा होल है। तो दो असमान होल के समान भिन्न बराबर नहीं होते। ओके, इसलिए यह देखना है कि दो भिन्न बराबर कब होंगे या दो भिन्नों की तुलना कब करेंगे? जब एक ही प्रकार के संपूर्ण का वह भाग होंगे। राइट? अगर अलग अलग संपूर्ण के वह भाग हैं तो वहां पर तुलना नहीं की जा सकती है। तो दो भिन्नों में कब तुलना की जाती है? जब वह एक ही संपूर्ण के भाग होंगे। ओके, इसलिए यहां पर गलत था। क्या 2 रुपया हो और यहां पर 2 आम हो, तो क्या इसके बीच बराबरी का चिन्ह लगाया जा सकता है? यहाँ का होल है 1 रुपया जो 2 बार आया, ठीक है। यहाँ का भी होल 2 बार आया है, यहाँ का होल 2 बार आया है, लेकिन दोनों होल अलग अलग है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। अर्थात कैसे, किस प्रकार के दो भिन्नों का तुलना करते हैं? जब एक ही प्रकार का होल का वो भाग हो, वैसे ही भिन्नों का सिर्फ तुलना किया जा सकता है। नोट डाउन। पहला क्या? दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में जब किसी संख्या को देखते हैं तब वह संख्या भिन्न कहलाता है। पहला, जब दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में
दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में या दो संख्याओं के सापेक्ष, परिप्रेक्ष्य में या सापेक्ष, क्योंकि यह दुनिया सापेक्षिक है, जब दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में या दो संख्याओं के सापेक्ष, जब दो संख्याओं के सापेक्ष किसी संख्या को प्रकट करते हैं, तब संख्या के उस नई रूप को, संख्या के उस नई रूप को भिन्न कहा जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन कि किस प्रकार के भिन्नों का हम तुलना करते हैं, किस प्रकार के भिन्नों का हम तुलना करते हैं। इसका उत्तर क्या हुआ? जब वे सभी भिन्न एक ही प्रकार के संपूर्ण का भाग होंगे, जब सभी भिन्न एक ही प्रकार के संपूर्ण का भाग होंगे। ओके, इसलिए हाफ ऑफ द एलिफेंट इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ द बर्ड। ओके, क्या हाफ ऑफ द नंबर ऑफ दिस क्लास इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ दैट क्लास? बिकॉज बोथ क्लास हैव different numbers of students. Both class have the number of the student of the both class are different. Okay, तो आधा किसका यह बराबर महत्वपूर्ण होगा भिन्न के संदर्भ में। यह दिमाग में आपको आना चाहिए, पहला कि वहां पर होल किसको माना गया है, दूसरा वह होल कितने बराबर बराबर भागों में बटे हैं, चौथा उन बटे हुए भागों के तुलना में आपके पास कितने भाग हैं। बस इतना बात को याद रखना है हमेशा ना। इसलिए हाफ ऑफ द मीटर इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि वहां का संपूर्ण हुआ 1 मीटर और यहां का संपूर्ण हुआ 1 सेंटीमीटर। इसलिए यहां पर आप लोग सब कंफ्यूज कर गए, है ना। तीसरा यह तो हो गया ना। मेन टॉपिक्स पर आया जाए तो हाफ ऑफ द रुपया इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ द मीटर। हाफ रुपीज इज इक्वल टू हाफ मीटर? नो। वास्तव में गणित में हम संख्याओं का तुलना नहीं करते हैं, हम राशियों का तुलना करते हैं। और राशियां किसे कहते हैं? वह जिसे व्यक्त करने के लिए इकाई और संख्यांक की आवश्यकता हो। तो हम दो वैसे ही राशियों की तुलना कर सकते हैं जो समान इकाइयों में व्यक्त हो या जहां का होल समान समान हो, है ना। अगर उनके अलग अलग होल हैं तो फिर तुलना नहीं की जा सकती है। ओके, चलिए अब आइए हम लोग मेन टॉपिक्स के पर आते हैं। तो भिन्न संख्या क्या है? जब किसी संख्या को हम दो संख्याओं के सापेक्ष हम देखते हैं, तब दो संख्याओं के सापेक्ष जो देखने का हमारा दृष्टि है वही तो भिन्न कहलाता है। अब इस बात को हमेशा याद रखना कि जब तक एक तय नहीं होगा तब तक कोई संख्या डिसाइड नहीं होगा। आइए अब हम भिन्नों के प्रकार पर चर्चा करते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। ओके, भिन्नों के प्रकार। पहला जो चर्चा हो गई है इकाई फ्रैक्शन, इसकी चर्चा हो गई है ना। दूसरा नहीं हुई है इकाई फ्रैक्शन, हो गई है ना। फिर हम आज बताने जा रहे हैं उचित भिन्न। तीसरा
विषम भिन्न। चौथा मिश्र भिन्न। आगे भी है प्रतिशत भिन्न, दशमलव भिन्न। तो 1/1 भिन्न, दशमलव भिन्न, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ना। इकाई भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न या प्रतिशत भिन्न। फिर होगा दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन है ना। तो इतना फ्रैक्शन फिर आगे या तो वह किसी भिन्न का, लेकिन जब दो या दो से अधिक भिन्नों को कि जब आप बात करेंगे तो वहां पर सतवा होगा लाइक फ्रैक्शन समर भिन्न, जिसकी आंशिक चर्चा कल हो गई है ना। और समर का उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब वैसे भिन्न जिसके हर बराबर नहीं हो, असमर भिन्न। नेगेटिव वर्ड हम लोग लगा देते हैं। ये समर भिन्न और असमर भिन्न, असमर भिन्न की बात करेंगे जब भिन्नों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। इकाई भिन्न का अंग्रेजी होगा यूनिट फ्रैक्शन, लिख लिया जाए। उचित भिन्न का अंग्रेजी होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, लिख लिया जाए। विषम भिन्न का अंग्रेजी होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न का अंग्रेजी क्या होगा? कंबाइंड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, नॉट मिक्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रतिशत भिन्न का अंग्रेजी क्या होगा? परसेंटेज फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, इसका होगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये लाइक और अनलाइक की बात करेंगे जब 2 या 2 से अधिक भिन्न हो, जब तुलना करना होगा। जब तुलना नहीं करना होगा तो भिन्न इतने प्रकार के होंगे। लिख लिए? नहीं लिखे? तेजी से लिखा जाए। इन शब्दों को मैं कई बार रिपीट करूंगा, मैं मिटा देता हूं। इकाई फ्रैक्शन किसे कहते हैं? आपको कल लिखाया हो, वह फ्रैक्शन जिसका अंश 1 हो और हर 1 से भिन्न कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। ओके, इकाई फ्रैक्शन कल लिख लिया है ना, लिखना जरूरी नहीं है। इकाई फ्रैक्शन लिख लिया है, वह फ्रैक्शन या वह भिन्न जिसका अंश सदैव 1 हो और हर 1 से भिन्न कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। अगर नहीं लिखा तो लिख लो, फिर आज भी लिख रही हो। इकाई भिन्न के बाद क्या? उचित भिन्न। फिर अब देखो, इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी मैं ध्यान रख रहा हूं। आपके पास थाली में अगर रोटी हो तो वहां पर 3 ही संभावना हो सकता है रोटी के अमाउंट को लेकर। ध्यान से देखेंगे, आपके थाली में इसको पहले हम लोग इस साइज के जो दिखाई पड़ रहा है रोटी, उसको हम लोग 1 रोटी मान लिया। ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ 1 ब्रेड यहां पर दिया हुआ है। ध्यान दें, आपकी थाली जो है उसमें क्या क्या संभावना है? या तो पूरा पूरा रोटी होगा या तो पूरा रोटी नहीं होगा। एक से क्या होगा? कम होगा। जैसे यहां की स्थिति में देख लिया जाए, क्या आपके थाली में पूरी पूरी रोटी है? या तीसरी संभावना है कि आपके थाली में कुछ होल भी हो और कुछ क्या हो? फ्रैक्शंस भी हो। ओके, यानी कि अगर आपके थाली में रोटी है तो 3 ही संभावना है
या तो आपके थाली में क्या हो, रोटी का कोई टुकड़ा हो, एक रोटी नहीं हो, एक रोटी से क्या हो, कम हो। दूसरी क्या संभावना है, आपके थाली में पूरा पूरा रोटी हो, टुकड़ा करने की कोई आवश्यकता। तीसरा में है कि कुछ पूरा पूरा भी है और कुछ क्या है, आधा भी है। ओके, तो यहां भी हम इसी रूप में देखेंगे उचित भिन्न को। उचित भिन्न में वह भिन्न, अब देखो जरा मुझे इन उदाहरणों के पहले 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब देखो यहां पर जो भी होल है वो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। एक ही होल के 4 टुकड़ों में से आपके पास एक टुकड़ा है, उसी होल के 4 बराबर भागों में बटे हुए में से 2 टुकड़ा है, सेम होल के 4 पार्ट में से 3 टुकड़ा है, सेम होल के 4 पार्ट में 4 टुकड़ा है। तो मुझे बताइए कि यह 1/4 है और एक जो पूरा होल है उससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, क्योंकि 4 पार्ट मिलता तब ना एक होता है। यहाँ पर क्या वो पार्ट है? अब मुझे बताइए 2/4 1 से छोटा है कि बड़ा है? क्योंकि 4 भाग मिलकर के एक बनता है और अभी आपके पास 2 ही भाग है, तो एक तो है नहीं, एक से क्या है? आपके दिमाग में आइडिया बन रहा है ना? अगर मैं देखिए इसको हम अगर 1 मानते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, इसको हम 1 माने हैं, तो अगर हम 1 टुकड़ा ले लिए तो कितना हो गया? अब मैं 2 टुकड़ा ले लिया तो कितना हो गया? तो क्या 2/4 1 के बराबर है? तो आंख से देख रहे हो। और यहाँ पर 3 टुकड़ा ले लिया तो क्या हुआ? क्या अभी भी 1 के बराबर है? लेकिन यहाँ पर ले लिया 4/4, 1 2 3 4, तो 4 टुकड़ा ले लिया तो 4/4 तो क्या 1 के बराबर है? है ना? देखिए यहाँ पर क्या देखे कि अंश जब तक हर से छोटा है तो वह भिन्न हमेशा 1 से क्या होगा? कम ना होगा। चलिए इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, अर्थात उचित क्यों लगा हुआ? उचित अनुचित, हम लोग बोलते हैं कि उचित व्यक्ति है, यानी कि वास्तव में भिन्न की अवधारणा की शुरुआत वस्तुओं के खंड के रूप से शुरू होता है। वास्तव में भिन्न की अवधारणा की शुरुआत कब हुआ? जब वस्तु संपूर्ण का भाग हो। कोई भी खंड किसी संपूर्ण का भाग हो, पूरा पूरा अगर होता तब तो हमें भिन्न के रूप में देखने की जरूरत नहीं थी। इस कारण उचित भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जो सदैव 1 से छोटा हो, वह भिन्न जो सदैव 1 से छोटा हो। इसका तो रेंजिंग कर दिए, लिमिटेशन। अब 1 से छोटा होने के लिए क्या शर्त है? जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा। हम किसी संपूर्ण को 7 भागों में बांट करके 6 भाग ले लिए, उसी संपूर्ण को 7 भागों में बांट करके 5 भाग ले लिए, तो क्या होगा? 1 जो है उसके बराबर है। यहाँ पर 1 को पूरा करने के लिए और कितने भाग चाहिए था? 1 भाग। यहाँ पर 1 के बराबर होने में कितने भाग चाहिए? लेकिन यहाँ पर है कितने भाग? इसलिए यह जितने भी भिन्न है वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? अब कोई भिन्न 1 से छोटा हो तो उसके लिए क्या होगा? क्योंकि जितना संपूर्ण जितने भागों में बटे हुए हैं उतना भाग आपके पास नहीं है, उससे कम भाग है, तो वह भिन्न हमेशा 1 से क्या होगा? इसलिए 1 से कम होने के लिए भिन्नों में अंश और हर में कुछ पैटर्न देख रहे हो। यानी कि भिन्न अगर 1 से छोटा होगा तो अंश भी हर से छोटा होगा। ओके, लिखिए वह भिन्न जिसमें अंश न्यूमरेटर, अंश का मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर। वह भिन्न जिसमें अंश हर से क्या हो? छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन माने इसको फ्रैक्शन मान सकते हैं, प्रॉपर है मानना, इम्प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर ठीक लग रहा है क्योंकि भिन्न की शुरुआत वस्तुओं के खंड से ही शुरू होती है, उसके अमाउंट बताने के लिए उचित भिन्न कहा जाता है।
If the numerator of the fraction is less than its denominator, then this fraction is said to be a unit fraction. और उचित भिन्न का रेंजिंग है, सीमा है। उचित भिन्न एक से सदैव क्या होता है? छोटा होता है। ओके, अंडरस्टैंड? तो अब मुझे बताइए 11/20, 20/20, 40/45, 100/102 और यहां पर मैं एक लगता हूं, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर यह चिन्ह और यह चिन्ह का प्रयोग करना है। कौन करेगा? यस, 11/20 कोई भिन्न है, उसका होल यहाँ पर दिया हुआ है। इस भिन्न को अपने होल से तुलना करना, यह भिन्न अपने होल से बड़ा है कि होल से छोटा है। जिस 20 पार्टों से मिलकर यह भिन्न बना, उससे छोटा है, बड़ा है या उसके बराबर है। कौन करेगा? कौन करेगा? सोच करके चलो। यहां पर इन दोनों के बीच में, 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 इन दोनों के बीच में अरे यहां पर भिन्न को यहां से यहां करना है। एक यहां पर, कहां पर निशान लगाओ? हाथ लगाओ, ठीक, जाओ। 11/20 एक से बड़ी है। आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसे सही है? ठीक है, सही है ना? यस। तो यहां पर देखो, अंश हर से छोटा है तो यह एक से छोटा होगा। यहां पर अंश और हर के बराबर है, इसलिए एक के क्या होगा? यानी कि संपूर्ण 20 भागों से बना था और आपके हैंड में 20 भाग है ही है। आपके पास वैसे 20 भाग है जिन 20 भागों से संपूर्ण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक है। तो देखा ना? तो बड़ी आसान बात बताना, चूंकि अंश हर से छोटा होगा तो वह भिन्न हमेशा एक से छोटा होगा। चूंकि हर बताता है कि कितने बराबर भागों से संपूर्ण बना है और अंश बताता है कि उस बराबर बटे हुए भागों के तुलना में आपके पास कितना है। यहाँ पर 20 पार्ट से एक होल बना है, तो आपको एक होल को प्राप्त करने के लिए आपके हैंड में 20 पार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ 11 पार्ट है, तो डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 1 या यूनिट। ओके, चलो। लेकिन यदि फिर से मैं दे रहा हूं, कंफ्यूज मत करना। 4/5 यहां पर 1 रख दिया, 13/6 यहां पर 1 रख दिया, 13/13 यहां भी 1 रख दिया। कौन बनाएगा? यह और यह चिन्ह। कौन पीछे? चलो तुम आओ, आओ। हाँ, हाथ उठाइए तो समझ आना कैसे बनाना होगा। चलो आओ। बहुत अच्छा, यह क्या सही है? यस, सही है, यह सही है, यह सही है, यह सही है, यह सही है। आपके पास कितने बराबर भाग हैं? और ऐसे 13 भाग है, ऐसे कितने भागों से संपूर्ण बनता है? 6 भागों से। तो 6 भागों से एक संपूर्ण बन जाता है। और आपके पास कितना भाग है? 13। तो एक से बड़ा है कि एक से छोटा हो गया? समझ गए? गलती कर दिए ना। यहां पर कॉपी करने का आइडिया में जाओ।
तो वह भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न हमेशा एक से क्या होता है? छोटा होता है। आइए इसका उल्टा क्या होगा? विषम भिन्न। उचित भिन्न को अंग्रेजी लिख लियो ना, प्रॉपर फ्रैक्शंस। जिसको आगे साइंस पढ़ना है, आगे साइंस में सारे टर्म अंग्रेजी में होते हैं, आपको अभी से प्रैक्टिस कीजिए। विषम भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं, क्योंकि यह भिन्न क्या है? ना पूरा पूरा है और ना पूरा से छोटा है, उसमें पूरा भी है और कुछ उचित भिन्न भी है। तो विषम भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश हर से क्या होगा? उचित में तो अंश हर से छोटा होगा, अनुचित में क्या होना चाहिए? अनुचित तो बड़ा होना चाहिए। तो वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है क्या कहलाता है? विषम भिन्न। अब यहाँ अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है, इसलिए विषम भिन्न कहलाता है। ओके, तो मुझे बताइए 6/5, 4/3 क्या? 8/6, 103/100। अब बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? डिनोमिनेटर व्हाट इज इट्स न्यूमरेटर? 6। व्हाट इज इट्स डिनोमिनेटर? तो 6 इज ग्रेटर देन 5 और स्मॉलर देन 5? ग्रेटर देन 5। इसलिए 6 5 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, 103। इसके अंश जो 6 है, इसके हर 5 से बड़ा है, इसका अंश 4, इसके हर 3 से बड़ा है, इसके अंश 8, इसके अंश 6 हर से 6 से बड़ा है, इसके अंश 103, इसके हर 100 से छोटा है। इसलिए यह भिन्न क्या होगा? अनुचित भिन्न होगा। क्योंकि अनुचित भिन्न में क्या देखते हो कि यह भिन्न एक से बड़ा होता है कि एक से छोटा होता है? यानी 6 पार्ट आपके पास है, 5 पार्ट से एक होल बन जाता है। यानी कि यहाँ पर एक आपके पास होल है और एक जो बचा टुकड़ा वो कितना है? 1/5 है। 1 और 1/5 से मिलकर बना है 1 and 1/5। 1 and 1/5। यहाँ पर भी क्या है? 4 पार्ट है आपके पास, 3 पार्ट से एक होल बन जाता है। तो इसके 3 पार्ट से एक होल बना दोगे तो 1 होल होगा और फिर क्या बचेगा? 1/3। ओके, इसको मैं फिगर के द्वारा समझा रहा हूं, इसको लिख लीजिए जरा। तो वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाता है। और विषम भिन्न सदैव एक से क्या होता है? विषम भिन्न सदैव एक से ओके। लेकिन यदि अंश हर बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा? एक के मतलब अंश जब हर से बड़ा है, अंश हर से जब छोटा है तो एक से छोटा है, अंश जब हर से बड़ा है तो एक से बड़ा है, और अंश और हर बराबर हो जाए तो एक के यस वह भिन्न। लिख लीजिए, यानी कि एक को भी हम भिन्न के रूप में देखते हैं ना, वह भिन्न जिसका अंश हर के बराबर हो तो वह भिन्न एक के क्या हो जाता है? आप लोग अंश जब हर के बराबर होता है तो वह भिन्न किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। हो गया? लिख लो। तो यहां पर
उचित भिन्न और विषम भिन्नों के बारे में समझा। उचित भिन्न सदैव एक से छोटा होते हैं, विषम भिन्न सदैव एक से बड़ा होता है। एक से छोटा होने के लिए भिन्न के पास कौन सा शर्त है कि उसके अंश हर से छोटी होनी चाहिए। एक से बड़ा होने के लिए भिन्न के पास क्या कंडीशन है कि अंश हर से बड़ा होना चाहिए। तो डेफिनेटली अंश और हर जब बराबर हो जाते हैं तो वह भिन्न किसके बराबर होता है? एक के। अर्थात हम सभी भिन्नों का तुलना यहाँ पर किससे करेंगे? एक से। एक से छोटा भिन्न उचित भिन्न, एक से बड़ा भिन्न क्या बोलेंगे? विषम भिन्न। ओके, या तो भिन्न एक के बराबर होगा, या तो भिन्न एक से बड़ा होगा, या तो भिन्न एक से छोटा होगा। ओके, तो आपके पास तीन प्रकार के फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस लेस देन वन, फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन एंड फ्रैक्शंस इक्वल टू वन। ओके, मैं बिठा दूं? तो कितने प्रकार के फ्रैक्शंस हो गए? एक के तुलना के आधार पर, एक से तुलना के आधार पर, एक से बड़ा छोटा या बराबर के आधार पर कितने प्रकार के भिन्न हो गए? एक से जब हम तुलना करते हैं कि एक से बड़ा है कि एक से छोटा है कि एक के बराबर है, इस आधार पर हमारे पास कितने भिन्न हो गए? तीन भिन्न हो गए। एक वह भिन्न जो एक से बड़ा हो, वह भिन्न जो एक से बड़ा हो, वह भिन्न जो एक के बराबर हो, और वह भिन्न जो एक से छोटा हो। तो वह भिन्न जो एक से बड़ा हो कौन सा भिन्न कहेंगे? अभी बताया है। वह भिन्न जो एक से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे? है ना? अब यहां पर रिलेशंस आपको बता दिया कि फॉर बीइंग ग्रेटर देन वन, फॉर बीइंग इक्वल टू वन, और फॉर बीइंग लेस देन वन, what conditions should that fraction has? What conditions? Yes. So if the denominator and numerator are the same, then fractions will be equal to one. If numerator is greater than denominator, sorry, if numerator is greater than its denominator, then fractions will be greater than one. If numerator is less than its numerator, then fraction is always less than one. If the numerator and denominators are equal to each other, in the case fractions is always equal to 1. Okay, so we have classified fractions on the basis of greater than 1, less than 1, or equal to 1. So I am going to write down many examples on the board, and you have to put the proper sign between 1 and fractions. Okay? चलो यहां पर देखो 20/32, 25/32, 32/32, 32/34, 32/35, 1 1 1 1 1, यह साइन लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इसमें रखना है। ओके, आपको इस फ्रैक्शन ऑफ 1 से तुलना करना। ऑल फ्रैक्शंस आर बीइंग कंपेयर टू 1, और आपको बताना है कि which one is greater than 1, which one is less than 1, which one is equal to 1. So who will put the correct sign between these two fractions? कौन रखेगा बोलो? चलो जल्दी आ जाओ, जो यहाँ पर पहुंच जाएगा मैं उसको चांस दूंगा। कौन कैसे पहुंचेगा? तेईस आओ। यस,
मैं सदन से पूछता हूं कि आपके मित्र ने दोनों संख्याओं के बीच जो इन तीन चिन्हों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग किया है, क्या आपका मित्र सही है? आपके यदि फ्रेंड सही हैं तो फिर आप फ्रेंड के सम्मान में जरा। अब मुझे कारण बताओ, यह भिन्न एक से क्यों छोटा है? क्योंकि आपके पास 20 को पार्टे है, जबकि वैसा 32 पार्ट मिलता है तब एक बनता है। तो इसका नोमरेटर, इसका अंश हर से छोटा है, इसलिए यह फ्रैक्शन एक से छोटा होगा। यहां पर भी जरा देखें, इसका अंश इसके हर से छोटा है, डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 1। यहां पर भी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल टू ईच अदर, so definitely this fraction will be equal to 1, and here you have 32 parts, है ना, but 34 parts consist of 1 unit, so it will be always less than 1 and it is also less than 1. Very fine. तो ओके, फिर मैं एक बार जांच कर लेता हूं। बाकी वह बच्चे आएंगे जो अब सीख चुके होंगे, अंश और हर को आधार पर बड़ा आसानी से वो तय कर सकते हैं कि which one is greater than 1, which one is less than 1 and which one is equal to 1. ओके, 40 बटा 45, 42 बटा 42, 1000 बटा 1001, 99 बटा 100। आपको यहां पर अब हम नहीं लिखेंगे 1, आप चिन्ह लगाएंगे और 1 से वो यहां पर लिखेंगे ना। ये जॉब आपका है 32 बटा 40। चलिए, यह एक भिन्न होगा। अगर हम मार्क कर देते एक घेरे में, क्योंकि आप लोग दो संख्या को देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में देखना है। चलिए, अब इसको तुलना करना है 1 से, इसको भी 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 तुलना करना है 1 से। कौन आएगा? नहीं, तुमको बुलाया तो गलती करके थे। नहीं, तुमने बुलाया, एकदम क्लियर हो, तुम भी एकदम समझ जाना। गलती करोगे तो गलती नहीं करोगे, पहले सोच लो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एकदम विश्वास है ना, अपने धैर्य पर विश्वास है या अपने कॉन्फिडेंस पर विश्वास है, इसलिए आओ तो करो। सोच करके, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या सही है? तो देर क्यों कर रहे हो भाई? चलिए, अब मैं क्या रह गया? मिस फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित, मिलाया हुआ, मिश्रित भिन्न। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्या क्या मिक्स किया गया है? यहां पर पूर्ण और उचित भिन्न मिले हुए हैं। वह भिन्न जो पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्नों के योग के रूप में लिखा जाता है। उचित भिन्नों के योग के रूप में लिखा जाता है। उसे वह भिन्न जो पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न के योग के रूप में लिखा जाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। ओके, इसका साइन देखो जरा। 2 पूर्णांक 3/4 हम लोग हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं। एक्चुअल यह जो भिन्न है 2 होल और 3/4 इस फ्रैक्शन का योग है, जहां पर 3/4 कौन सा फ्रैक्शन है?
प्रॉपर कौन सा फ्रैक्शन है? यस। और 2 क्या है? होल नंबर। यानी कि यह जो संख्या है भिन्न है, यहां पर भिन्न इस रूप में जो लिखा गया है इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब किसका मिक्स्ड फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शंस का मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब देखिए जरा, इस समझ गए? परिभाषा लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। आइए यहां पर फिर मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, दोनों बराबर है। अगर आंखों में नजर नहीं भी आता हो तो मान लो कि दोनों बराबर है। बोथ हैव सेम साइज। अब यहां पर देखिए, यह भी एक होल इसको भी माना गया और ये भी 1 होल है, मतलब सेम चीज है। एक जो है तो क्या संख्या में एक ही होता है, वह एक जिसको माने हो वह एक भी हो सकता है और एक से अनंत तक भी हो सकता है। तो ये भी एक है, वही एक है। अब यहां पर देखिए जरा, इस होल को 1 2 3 4 और 5 कै भागों में हो गया? देखो तो, हाँ, एक रेखाखंड 2 भागों में, 2 रेखाखंड 3 भागों में। तो यहां पर अगर 5 को अगर हमने खींचा होगा तो निश्चित है कि 6 पार्ट हो गया होगा। पैटर्न देखो, तो यहां पर भी ऑलरेडी हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ओके। अब मैं सैडेड जो पार्ट होगा वही बताएगा कि हम कितना उसमें से लिए हैं। अब मुझे बताइए कि आपके पास ऐसे बराबर बराबर कितने टुकड़े हैं? गिन के बताइए। हम मारेंगे। क्या बोलते हो? एडवांस ना करो। डोंट बी स्मार्ट, ओनली यू नीड टू ओपन योर आईज। ओके। पर यह सब बराबर बराबर टुकड़ा है ना, तो हम एक साथ अलग अलग नहीं ना कर पाए यहां पर। तो हम जो सैडेड पार्ट लिए हुए हैं, कितने सैडेड पार्ट, हाउ मेनी सैडेड पार्ट यू हैव, काउंट देम। हाउ मेनी सैडेड पार्ट यू हैव? 6 पार्ट है। चलो वो सैडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखो, पूरे सैडेड पार्ट लिखो कि आपके पास कितना पार्ट है और कैसे पार्ट है, ये तो बताना है। कौन लिखेगा फ्रैक्शन इसके लिए? Who will write down the fractions of sided part? Everything is clear. Which size of object is considered to be as 1 unit here? It is clear. And how many part of your whole is divided? It is clear. And how many sided parts you are taking from them? It is clear. Then it will be clear which fractions will stand for the sided part. Calculate what you are going to write down. चलो हम क्या पूछ रहे हैं? How many sided parts you have? कौन बताएगा? दो ही भाग है। पहले हमको बताओ तो छायांकित भागों की संख्या कितनी है? जो खंड खंड किया बताओ। आंख से देखो तो कितना आंख में दिखाई पड़ रहा है? ऐ लड़की जरा चलो लिखो, हम जिसे पूछेंगे वो बताना। आंख खोलो, आंख खुला हुआ है, दिखाई पड़ रहा है? आंख में कलम लो। हम पूछ रहे हैं कि आप नंबरेटर यह बताता है कि बराबर बराबर कितने टुकड़े हैं आपके पास। हाउ मेनी equal parts of the whole you have. Okay, what is the whole and in how many parts whole is divided? Both are clear. Okay, and how many parts we have taken out? Clear.
So why are you getting confused to write down the fraction of shaded part? You write down. How many? First you find out how many shaded part you have, and what kind of parts we have. माने how many such parts make a one unit or one whole? कितना लोग हो गया? अब कैसे 8 पार्ट है? कैसे 8 पार्ट? जब ऐसे 12 टुकड़ों से होल बनता है। आपके पास सैडेड पार्ट कितने हैं? 8 हो गए। अब कैसे किस साइज का पार्ट है? साइज बताना होगा ना, क्योंकि होल तो पता है ना। तो इस साइज का जो टुकड़ा जो आपके पास 8 है, वो इस साइज का टुकड़ा कितने भागों में करने के बाद प्राप्त होते हैं? 6 भागों। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, यानी यह टुकड़ा क्या है? उसका छठा भाग है। आपके पास 8 टुकड़े हैं, अब प्रत्येक टुकड़ा कैसा है? संपूर्ण का कौन सा भाग है? छठा भाग। ओके, अब देखो बड़ी क्लियर लिख रहे हैं। तो 8/6 यह कौन सा भिन्न हो गया? इसके नाम विषम भिन्न। अब देखो 8/6 के मतलब हम 8 को, चूंकि 6 पार्ट से एक होल बना है, तो इस 8 पार्ट में हम लोग 6 पार्ट को अलग निकाल लेंगे और 2 पार्ट को छोड़ दिए और बटा आपका लिख दिए 6। तो यहां पर देख रहे हो 8/6 में ये क्या, यहां से यहां तक क्या लिखोगे बोलो? अब इसको यहां से यहां तक क्या लिखोगे? 8/6 है, अब यहां से यहां तक क्या लिखोगे? अब तो यह भिन्न को 2 भिन्नों के योग के रूप में दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो यहां से यहां में भिन्न को क्या लिखोगे बोलो? 6 कल 6 लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? आज क्या 6 जोड़ बोलो थोड़ा, क्या बोलो, क्या लिखेंगे बोलो? चलिए जरा, और क्या लिखेंगे यहां से यहां के लिए? क्योंकि यहां से यहां तक ही नहीं 8/6 है, तो इसको यहां से क्या लिखेंगे? भिन्न के बाद ये बोलोगे 6 जोड़ दो। 6/2 और 2/6, 6/2, 6/1 और 2/6। कैसे तुम 6/1 लिख रहे हो? चलो हम समझा दूंगा। चलो यहां से यहां तक भिन्न के भाषा में लिखा ना भैया, यहां से यहां तक 8/6, और मैं यहां से यहां तक भिन्न के भाषा में नहीं लिखोगे? क्या लिखोगे इसको? 6/6 लिखो ना, यहां से यहां तक क्या बोलो? 6/6। आंख से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अब यहां से यहां तक क्या लिखोगे? 2/6। अब तो 6/6 और 2/6 कितना हो गया? 8/6। यस। अब 6/6 को जब अंश और हर के बराबर है, तो यह भिन्न किसके बराबर है? 1। जमाई क्या लिखा बोलो? 2/6 कैसा भिन्न हो गया? यस। अब 1 प्लस 2/6 को लिखने का तरीका है कि प्लस का चिन्ह गायब हो गया और यहां पर लगाते हैं और 2/6 पढ़ते हैं। 1/2/6। तो यहां जो विषम भिन्न है, यहां पर किस भिन्न के रूप में लिखा गया है? मिश्र भिन्न के रूप में। क्लियर हो गया ना? नहीं क्लियर हो गया? तो यहां से लेकर के यहां तक के लिए पता किया तो आपके पास 8 टुकड़े हैं, जिन 6 टुकड़ों से एक होल बनता है, मैंने 8/6 हो गया। अब 8/6 जो है यहां से यहां तक, और इस 2 खंडों का योग है, तो यहां से यहां तक भिन्न के भाषा में लिखे 6/6 + 2/6, और 6/6 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, क्योंकि अंश और हर के बराबर है, इसलिए 1 + 2/6, तो 1 + 2/6, यानी कि यहां पर यह जो भिन्न है, यहां पर क्या है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्नों के योग के रूप में। अंडरस्टैंड? तो वह भिन्न जो पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्नों के योग के रूप में लिखा जाता है, उस भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। ओके, तो क्या विषम भिन्नों को इस सम भिन्नों को नहीं लिख सकते हैं? तो हम 1/2 को हम सोच सकते हैं कि 0 + 1/2, लेकिन 0 को दिखाया नहीं जाता है।
इसलिए विषम भिन्न को जब हम दिखाते हैं, किस भिन्नों को मिश्र भिन्न के रूप में दिखाया जाता है? विषम भिन्नों को। तो किस भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में दिखाते हैं? विषम भिन्नों को। नोट डाउन, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाना। और मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाना का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के योग के रूप में दिखाना। ओके, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाना, और मिश्रित भिन्न को दिखाना का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप के योग के दिखाना। इसलिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, फटाफट बताना। चलो, 20/18 यह कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? क्या इस विषम भिन्न को पूर्ण संख्या अदर देन 0 प्लस उचित भिन्न के योग के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी कि आपके पास 20 टुकड़े हैं, जब 18 टुकड़ों से संपूर्ण बन जाता है, तब इसमें कितने होल हैं? कै वो होल है? यस, और एक होल है, और जो बचा हुआ टुकड़ा वो क्या है? उचित भिन्न, वो क्या बचेगा? अब कैसा तो टुकड़ा तो ब्रह्मपूर्ण होगा। यस, तो 20/18 के मतलब हुआ, जब 18 भागों से यह बनाई है तो 18 + 2 बाई 20 18 हो गया। दैट इज 18/18 + 2/18, और यहाँ 1 हुआ + 2/18, और फिर इसको लिख देते 1/2/18 प्लस चिन्ह गायब हो जाता है। ओके ना? तो विषम भिन्नों को या किस भिन्न के रूप में दिखाया गया है? तो मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जो पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्नों को योग के रूप में लिखा जाता है। तो भिन्नों के इस स्वरूप को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित। हो गया ना? क्लियर हो गया ना? कि नहीं क्लियर हुआ? तो कुछ मैं उदाहरण देता हूं ताकि पता चले कि आप इसको समझ गए। चलिए, 20/13, 15/20 में छोटा सा संख्या रखूंगा कि भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 65/60। चलिए, सबको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। 40/36, 70/65, 86/80। चलिए, सब कोई 1 बाई 1 आकर के क्या इन भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है? यस। तो कौन लिखेगा? और कोई? एनी वन ऑफ यू अदर देन यू? एनी वन ऑफ यू अदर देन यू? 2। और कोई? और कोई? कोई और नहीं समझा? चलो, तुम लिख दो। चलो, यहाँ तो 13 पार्ट से वो बनता ही है, वो 13 निकाल के बाकी को। चलो, दूसरा लगाओ। चलो, यस, यहाँ पर मैं ज्यादा रख लिया हूँ, 25। सबको लिख जाओ। चलो, इसको कोई और लिख जाओ। तुम लिख जाएगा? आ जाओ। चलो, इसको कौन लिखेगा? आ जाओ। चलो, इसको कौन लिखेगा? चलो, इसको कौन लिखेगा? और एक बचा हुआ है, लिखो। नहीं, तुम लिखो। तुमको नहीं। चलिए, आज हम सदन की चर्चा करते हैं उन 7 बिंदुओं के साथ जो इसमें निकल के आते हैं। आज हमने
क्या सीखा कि दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में जब किसी संख्या को देखते हैं तो कहा जाता है कि उस संख्या को भिन्न रूप में लिखा गया है। अर्थात भिन्न संख्या क्या है? दो संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में किसी संख्या को देखना ही भिन्न संख्या है। फिर आज भिन्न संख्या के सभी प्रकारों पर चर्चा नहीं, भिन्न संख्याओं के सभी प्रकारों को मैं लिख दिया। उसमें इकाई भिन्न, उचित भिन्न, मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्नों के बारे में आपको जानकारी दी गई। साथ ही साथ यह बताया गया कि उचित भिन्न, विषम भिन्न का जो वर्गीकरण है वह इकाई से तुलना के आधार पर है। अर्थात वह भिन्न जो एक से छोटी हो उचित भिन्न कहलाती है, वह भिन्न जो एक से क्या हो बड़ी हो वह विषम भिन्न कहलाती है। एक से छोटी होने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा होना पड़ता है, एक से बड़ी होने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा होना होता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो तो वह भिन्न एक के बराबर होगा। तो हम लोगों ने इन बातों को आज समझा, शेष बातों को हम अगली सदन में समझने के प्रयास करेंगे। आज इन्हीं बातों के साथ सदन स्थगित होता है।